साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे और इस वीडियो को अध्याय 1 के रूप में इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास को लिखा कैसे जाता है और किन किन चीज़ों को इतिहास में लिखा जाता है और किन आधारों पर लिखा जाता है। तो इन सब के संबंध में एक विस्तार से थोड़ी सी चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है यह 3 शब्दों से मिल करके बना होता है। कौन से 3 शब्द? इति धन हा धन अर्श। मतलब यहाँ पर इससे मतलब है कि इतिहास से मतलब हो गया कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इस प्रकार इतिहास जो है अतीत को जानने का एक साधन है, जो कि किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य जो है वो उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है तथा प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की जो अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है तथा संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर अंतर समझिएगा कि यदि हम संस्कृत कहते हैं तो संस्कृत का मतलब है कि उसके अंतर्गत मानव के जो भी क्रियाकलाप हैं, चाहे खान पान, पहनावा या उसका रहन सहन जो भी, तो सारे क्रियाकलाप आ जाते हैं। जबकि जब सभ्यता की बात करेंगे तो सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर ही विशेष जोर दिया जाता है। तथा प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष क्या कहा जाता था? भारतवर्ष अर्थात भरतों की भूमि के रूप में के नाम से जाना जाता रहा है। तथा विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतति जो होती है वो भारतीय कहलाती है। इस देश का भारत नामकरण जो है वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया लगता है। तथा भारत देश जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम जो सबसे पहले वो हखामनी ईरानियों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हखामनी ईरानियों के द्वारा दिया गया था। तथा पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है जिंद अवेस्ता, तो जिंद अवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा यूनानियों ने बाद में यह शब्द जो है ईरानियों से उधार ले करके सिंधु नदी को इंडोस के नाम से पुकारा है। और ईरानियों या पार्सियों की जो पुस्तक है जिसका नाम है महरे यास और एक और पुस्तक है यासना, तो इसमें सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि जो ईरानी हैं वो सा के स्थान पर हा का प्रयोग किया करते थे। इन्हीं पुस्तकों में बाद में हिंदू के स्थान पर हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है या प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार जो है वो इंडस के क्षेत्र से आगे प्रदेश तक था। और प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इंडोस शब्द का प्रयोग जो है वो पर्शियन साम्राज्य की क्षत्रपी के लिए किया था। लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए लागू किया जाता है। बाद में ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए तियनचू अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो तियनचू या चुआंतू शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन वैनशांग के बाद यहाँ पर इनतू शब्द का चलन हो गया। तथा फारसी में क्या कहा गया? हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड्डू, लैटिन में इंडस और चीनी में तियनचू जो है, ये सभी शब्द सिंधु शब्द के ही बिगड़े हुए रूप हैं। इस प्रकार भारत के वंशज भारतीय अथवा हिंदुओं के नाम से जाने लगे। तथा बाद में इत्सिंग कहता है कि हिंदू नाम का प्रयोग जो है वो केवल उत्तरी जनजातियों द्वारा किया जाता है और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते हैं। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख जो है यह 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पढ़नी की पुस्तक अष्टधाई में मिलता है। पढ़नी द्वारा लिखित पुस्तक अष्टधाई में मिलता है। तथा तब भारत का नाम जो है वो जनपद कंबोज से लेकर मगध तक बिरनिष्ठ जो 22 जनपद थे, जनपदों में से एक था। बाद में बौद्ध साहित्य में प्राचीन सप्त सिंधु के अनुरूप 7 भारत प्रदेशों का उल्लेख है। और इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।
तथा पतंजलि के समय में, जो कि 150 ईसा पूर्व में थे, ये आर्यावर्त का शब्द का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भारतवर्ष शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि वह देश जो समुद्र अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर 7 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी, जिनमें महेंद्र, मलय, शही, शुक्ति, मतरिक्षी या गोंडवाना के पहाड़, विंध्य और परियात्र, परियात्र मतलब आरावली तक जो पश्चिमी विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं, ये है, तथा जहां भरत के वंशज रहते हैं, और जिसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन बोले तो आयोनियन अथवा यूनानी रहते हैं। और इसके अपने लोग जो हैं वो क्या हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात हिंदू हैं। परंतु भारतवर्ष नाम इंडिया शब्द की तरह केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है जो ऋग्वेद के भरतों के देश का संकेत देता है। हिंदुओं की नित्य प्रति की साधारण प्रार्थना में एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी मातृभूमि की छवि का स्मरण उन 7 पवित्र नदियों, कौन कौन सी 7 पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के देश के रूप में करें, जिसके अंतर्गत उसका सारा क्षेत्र शामिल है। तथा एक अन्य प्रार्थना में भूमि का स्मरण जो है वो 7 पुरियों अर्थात जो 7 पवित्र नगर हैं, उन 7 पवित्र नगरों में कौन शामिल है, अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात आधुनिक हरिद्वार, काशी, कांची बोले तो कांजीवरम, अवंतिका का मतलब उज्जैन, द्वारावती अर्थात द्वारका के देश के रूप में किया गया है। ये नगर जो हैं भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा शंकराचार्य ने देश की एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के 4 छोरों पर 4 मठ स्थापित किए हैं। कौन कौन से इन मठों के नाम याद रखिएगा, तो उत्तर में हिमालय में बद्री केदार के निकट इन्होंने ज्योतिर्मठ का स्थापना की, पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में मैसूर में श्रृंगेरी मठ। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में संप्रदाय अथवा पंथ जो है राष्ट्रीयता के सहायक हैं, विरोधी नहीं है। भागवत पुराण और मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अंश पाए जाते हैं, जिसमें भारतवर्ष को देवताओं द्वारा निर्मित भूमि बताया गया है और कहा गया है कि देवता भी पृथ्वी के इस स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। तथा इतिहास का अध्ययन जो है वो लोगों, समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता करता है और अंततः संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव मिलता है। इतिहास का अध्ययन लोगों को उनकी संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था को जानने, समझने तथा उनका आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपनी अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इसके अलावा यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिसके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इसके अलावा इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नज़रअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थी, और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इतिहास लोगों को उनकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का यह अर्थ नहीं है कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इतिहास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम स्वीकार कर सकें या जिसका हम प्रत्याग कर सकें। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा के संबंध में कि भारत में इतिहास लेखन की क्या परंपरा रही है। तो बहुत से विदेशी विद्वानों का मत था कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ लिखा गया था वह बिना अर्थ वाली कहानी से अधिक कुछ नहीं है। उनका यह निर्णय जो है सतही जान पड़ता है, क्योंकि प्राचीन काल में इतिहास ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था, उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। अर्थवेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों में इतिहास जो है वो पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। अर्थवेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों में इतिहास जो है इतिहास पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया तथा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को यह सलाह दी कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार इतिहास के जो विषय हैं उन विषय के बारे में बात करें तो इस इतिहास के विषय क्या हैं? सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास,
मनवंतर, मनवंतर का मतलब होता है समय की आवृत्ति, वंश मतलब राजाओं और ऋषियों की वंशावली, और वंशानुचरित अर्थात कुछ चुने हुए यात्रियों पात्रों की जीवनियाँ। तो ये इतिहास के विषय बताए गए हैं पुराणों के अनुसार। तथा भारत का पौराणिक साहित्य जो है बहुत विशाल है। यहाँ पे 18 मुख्य पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं और अनेक ग्रंथ, अन्य ग्रंथ हैं। सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन जो है अर्जुन के पौत्र परीक्षित के शासनकाल के आधारभूत संदर्भ बिंदु मानते हुए किया गया है। उससे पहले के सभी राजवंशों और राजाओं का उल्लेख भूतकाल में किया गया है और उत्तरवर्ती राजाओं और राजवंशों का उपयोग जो है भविष्य काल में किया गया है। संभवतः इसका कारण यह है कि परीक्षित के राज्यारोहण को कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। तथा बहुत से विद्वानों का विचार है कि यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि शायद पुराणों के लिखे जाने का काल जो है वो परीक्षित के शासनकाल में पूरा हुआ था। इसके अलावा पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को अवलोकित करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रयोजन यह समझना और बताना था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवारों का अपने वंश के प्रति, वंशों का गांव के प्रति, गांव का जनपद व राष्ट्र के प्रति और अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है और उनमें त्याग और बलिदान की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नामों और उनकी उपलब्धियां आदि का विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त साधन माना जाता था। शायद इसीलिए वर्षा ऋतु में और त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गांव और नगर में पुराणों का वाचन और श्रवण वार्षिक समारोह का एक आवश्यक अंग था। हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खरे न उतरें अथवा जिन्होंने इसे लिखा है उन्हें इतिहास कार्य के शिल्प विधान का ज्ञान न हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन और स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी। F.E. पार्टिजर और H.C. राय चौधरी जैसे इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की है। यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी को पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसमें 12वीं शताब्दी तक के उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास वर्णित किया गया है। कल्हड़ के विवरण से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कुछ आधुनिक विधियों से भी परिचित थे। वह लिखता है कि वही गुणगान कवि प्रशंसा का अधिकारी है, वही गुणवान कवि जो है प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। वह हमें बताता है कि इतिहासकार का धर्म मात्र ज्ञात घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़ना नहीं होता है, अपितु सच्चा इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों तथा सिक्कों का अध्ययन करके विलुप्त शासकों तथा उनके विजयों की पुनर्खोज करता है। कल्हड़ का यह कथन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का सबल प्रमाण प्रस्तुत करता है तथा 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का वर्णन लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। तो यह कथन याद रखिएगा कि 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का वर्णन लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतिहास लेखन की परंपरा थी। अब बात कर लेते हैं प्रारंभिक विदेशियों के द्वारा जो इतिहास लेखन किया गया है उसके संबंध में। तो प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास जो है वो यूनानी लेखकों द्वारा किया गया है। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय जो हैं वो हेरोडोटस हैं, निरियाकस हैं, मेगस्थनीज हैं, प्लूटार्क हैं, एरियन हैं, स्ट्रेबो प्लिनी और टॉलमी हैं। लेकिन मेगस्थनीज को छोड़ करके इन सभी ने, मतलब जो अन्य हैं, इन सभी ने भारतीय इतिहास में सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से स्पर्श किया है। उनका सरोकार अधिकांशतः भारत के उत्तर पश्चिम भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों में ही रहा है जो फारस और यूनान के छत्रकों के राजाओं के भाग थे अथवा जहां सिकंदर का अभियान हुआ था। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं है। अपितु इसके अंश जो हैं वो डायोडोरस, स्ट्रेबो और एरियन है, इनके लेखों में शामिल अनेक उदाहरणों में मिलता है। इतिहास लेखन का जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है वह अलबरूनी के समय से शुरू होता है, जिसका जन्म 973 ईस्वी में मध्य एशिया में खीवा में हुआ था।
और इसकी मृत्यु जो है 1048 में गजनी में होती है। अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसके अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था, जिसमें दर्शन, धर्म, संस्कृत और समाज से लेकर के विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक हैं। उसकी पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, दोनों नाम से जाना जाता है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, को काफ़ी हद तक वस्तुपरक माना जाता है, परंतु कभी कभी वह भी अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश के जैसा कोई अन्य देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, तथा उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं और जो ज्ञानोदय की चर्चा करते हैं उसके संबंध में। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की है, परंतु इनमें से अधिक रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और लिखने में उनकी अधिक रुचि जो है उसके दोष दर्शाने और धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों के लिए भूमिका तैयार करने में थी। मतलब इन्होंने भारत के संदर्भ में जो दोष थे उसको निकालने का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया, जिससे कि अपने धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों को प्रसार दे सकें। ज्ञानोदय के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ होता है। इनमें जॉन हॉलहेड और अलेक्जेंडर डल ने, जो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे, भारतीय इतिहास और संस्कृत के बारे में लिखा और प्राचीन संसार में भारतीय श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने पौराणिक सूत्रों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का वर्णन किया तथा हॉलवेल ने लिखा कि हिंदू ग्रंथों में ईसाई ग्रंथों में उद्घटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया गया है, और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने की समय को उससे कहीं पहले का माना है। तथा हॉलवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्र वासियों, यूनानियों और रोमनों की मिथक विद्या और सृष्टि जो है वो मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई है। आगे हॉलहेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। उसने 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास के विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर के उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में समेटा नहीं जा सकता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप में रचित साहित्य के विशाल परिणाम के आधार पर बहुत से विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था, भारत के बारे में लिख डाला। महान बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशारद पोल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप की वासभूमि के रूप में विश्व की सभ्यता की 600 स्थली माना था। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने अंको बैकगैमन का मतलब था पासे का खेल, शतरंज के खेल, रेखा गणित के अपने प्रथम सिद्धांतों, अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। मतलब कहीं ना कहीं से ये भारतीयों के द्वारा ही प्रदान की गई है। तथा उसने आगे लिखा था कि संक्षेप में मेरी यह मान्यता है, मतलब ये जो है पोल्टेयर कहता है कि मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज़, खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, आध्यात्म विद्या, तत्वमीमांसा आदि जो है गंगा के तट से आई हुई है। तथा फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी और यात्री जिनका नाम था पियर दी शोनरेत, इनका विश्वास था कि सारा ज्ञान जो है वो भारत से आया है। कहाँ से आया है? भारत से आया है, जिन्हें वह सभ्यताओं की जन्मभूमि भी मानता था। 1807 में प्रसिद्ध दार्शनिक शेलिंग, क्या नाम था? शेलिंग ने लिखा है कि वास्तव में यूरोप जो है वो एक ठूठ मतलब अनुपजाऊ तना, तो एक ठूठ के अलावा और क्या है, जो अपनी हर चीज़ के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। तथा प्रख्यात दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी प्राचीन भारतीय संस्कृत और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया है, और उन्होंने लिखा है कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी, उसमें हमें देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिन्ह मिल सकते हैं जो हमें कहीं अन्यत्र आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हुआ उस इतिहास लेखन के संबंध में। तो भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया गया। उन्होंने इतिहास लेखन का उद्योग या उपयोग अपनी उपनिवेशी स्वार्थ साधन के हित में किया, अंग्रेजों ने। इनमें शामिल थे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर,
मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, J.S. मिल, F.W. हीगल इत्यादि। 20वीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो विंसेंट आर्थर स्मिथ थे। कौन थे? विंसेंट आर्थर स्मिथ थे, जिनका काल 843 से लेकर के 1920 तक रहता है, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया, जो 1904 में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? 1904 में प्रकाशित होता है। तथा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर के, कौन? मैक्स मुलर ने वेदों का जो अनुवाद है वो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, किस नाम से? सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के रूप में किया है, परंतु वह ईसाई धर्म का पक्का संरक्षक था और उसे भारत में भी प्रसारित करना चाहता था। जेम्स मिल ने 1806 और 1818 के बीच की अवधि में 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा, जबकि वह न कभी भारत आया और न ही उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान था। जेम्स मिल को इसमें उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क और औचित्य के 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल। उसने हिंदू काल की एक घटिया छवि प्रस्तुत की है तथा जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके पुत्र हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकाले ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य के रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत इतिहास की सहायता से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेम्स मिल के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत में ब्रिटेन सरकार की सेवा में नियुक्त B.A. स्मिथ नामक एक ICS अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत का प्राचीन इतिहास, नामक एक पाठ्यपुस्तक तैयार की तथा सिविल सेवा के वफादार सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। इसकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लगभग 1/3 भाग जो है वो सिकंदर के आक्रमण के बारे में था। ये जो B.A. स्मिथ थे, B.A. स्मिथ का जातीय अहंकार तब स्पष्ट हो जाता है जब वह लिखता है कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों से एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं की अंतर्निहित दुर्बलताएं उजागर हो गईं, जब उनका सामना यूरोपीय कौशल और अनुशासन से हुआ। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार R.S. शर्मा, क्या नाम है? R.S. शर्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसके उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या हैं अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। वह ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। ऐसे सभी निष्कर्षों का वास्तविक मंतव्य यह दिखाना था कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ थे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण की इतिहास लेखन के संबंध में। तो 19वीं शताब्दी का सुशिक्षित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास के उन मिथ्या विकृतियों को देखकर घबरा गया तथा 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजेंद्र लाल मित्र, R.G. भटनागर और B.K. रजवाड़े जैसे कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में मिलती है। इस काल में के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार थे D.R. भंडागर, H.C. राय चौधरी, R.C. मजूमदार, P.B. कांडे, A.S. अलकेतकर, K.P. जायसवाल, K.L. मुखर्जी या K.L. नीलकंठ शास्त्री, T.B. महालिंगम, H.C. राय और R.K. मुखर्जी तथा D.R. भंडारकर। इन्होंने पुरालेखों और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया तथा अशोक और प्राचीन राज्य व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों से अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थी। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्रों में साम्राज्यवादी विचारधारा की सबसे बड़ी चोट जो है वो के पी जायसवाल जिनका 1881 में पैदा होते हैं और 1937 में इनकी डेथ होती है, तो के.पी. जायसवाल द्वारा पहुंचाई गई थी। 1924 में प्रकाशित इनकी पुस्तक थी हिंदू पॉलिटी। तो हिंदू पॉलिटी में के.पी. जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनकी कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। इसके बाद
रायचौधरी, H.C. रायचौधरी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर के गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और B.A. स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रमों, जो भ्रम फैलाया गया, तो भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। भारतीय इतिहासकारों में आर.सी. मजूमदार को सबसे वरिष्ठ समझा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके प्रधान संपादकत्व में 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अनेक खंडों वाली पुस्तक माला में भारत के प्रागैतिहासिक काल से लेकर के 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक के भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का निरूपण एवं विवेचन किया गया है। नीलकंठ शास्त्री जो हैं, ये 1852 में पैदा होते हैं और 1975 तक जिंदा रहते हैं। तो नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया। इन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया और अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी तथा इसी प्रकार R.K. मुखर्जी, क्या नाम था, R.K. मुखर्जी ने हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसी उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी तथा P.B. कांडे संस्कृत के एक महान विद्वान थे। उनकी महान कृति जो थी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसके 5 खंड और 6000 से अधिक पृष्ठ जो हैं इसमें हैं तथा यह जो है यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है। इन महान विद्वानों के योगदानों से ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ करने में सफलता मिलती है। अब बात कर लेते हैं इतिहास की मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसके बारे में। तो इतिहास लेखन के मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी। मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, इतिहास के मार्क्सवादी जो होते थे वो इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों में से होकर के गुजरते हैं। एक आदिम साम्यवाद, दूसरा दास्ता है, तीसरा है सामंतवाद, चौथा है पूंजीवाद, पांचवा है साम्यवाद। तो इन चरणों से होकर के गुजरते हैं। ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। मार्क्स को भारत के बारे में सतही जानकारी थी वह जातीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। वह भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसने भारत को एक बिना इतिहास वाला पिछड़ा और असभ्य देश कहकर उसकी उपेक्षा की। कार्ल मार्क्स ने 1853 में लिखा है कि इस प्रकार भारत पराजित होने से नहीं बच सकता था और भारत का संपूर्ण पिछला इतिहास यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है जो उसने झेली हैं। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। मार्क्स की योजना का अनुसरण करते हुए भारत का इतिहास फिर से लिखा जाने लगा तथा परिणामतः आदिम साम्यवाद, दास्ता, सामंतवाद और पूंजीवाद को भारतीय इतिहास पर लागू किया जाने लगा। साम्राज्यवादी विचारधारा की भांति इस विचारधारा को भी भारतीय सभ्यता में कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाई देती थी। मार्क्स की तरह उनका जो है विचार है कि भारतीय साहित्य में जो कुछ भी अच्छा है वह विजेताओं का योगदान है, मतलब जिन्होंने यहाँ पर राज किया या जिन्होंने इस पर अटैक किया। और इसलिए इस विचारधारा के अनुसार कृष्णकाल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है तथा सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं है। गुप्त काल के समय बारहवीं से शताब्दी से ईस्वी से मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग अर्थात अंधयुग कहा गया, जिसमें हर चीज़ का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंधयुग में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ था। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार अभी सभी सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों और संस्थाओं की आर्थिक व्याख्या करने पर जोर देते हैं। चूँकि उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता से चिढ़ है, इसलिए साधु संतों और ऋषि मुनि महात्माओं के प्रति उनकी अनादर की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। डी कौशाम्बी को मार्क्सवादी इतिहास की विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है। डी कौशाम्बी को मार्क्सवादी इतिहास की विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है तथा D.R. चानना और R.S. शर्मा, रोबिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र और सतीश चंद्र भारत के कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने अपनी चमक धीरे धीरे खो बैठा।
अब हम ये अलग अलग जो दृष्टिकोण थे लोगों को उनको के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा बहुविषयक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो पिछले जो 10 वर्षों में पुरातन विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशाल मात्रा में जो आधारभूत जानकारी प्राप्त हुई है, उनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नई रुचि उत्पन्न हुई है। बहुत से विद्वानों ने पुराने सांचे की जंजीर को तोड़ दिया है और वे विभिन्न विषयों से प्राप्त जानकारी के प्रकाश में भारतीय इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं तथा इससे बहुविषयक दृष्टिकोण कहा जाता है। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में कि इनके कौन से स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण जो है विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इन स्रोतों में 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरातत्व के अंतर्गत पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातत्वीय अन्वेषणों एवं उत्खननों को शामिल किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो प्राचीन भारतीय साहित्यों की विश्वसनीयता से बहुत वाद विवाद रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्यों की विश्वसनीयता से बहुत वाद विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिसे साहित्य होने का दावा किया जाता है, उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं। बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तथ्य सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशावलियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है। तथा वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं, आते हैं तथा इनकी भाषा को वैदिक भाषा कहा जाता है। और वेदों में राजनीतिक इतिहास का कुछ खास उल्लेख नहीं है, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल के संस्कृत और सभ्यता की विश्वसनीय जानकारी मिलती है तथा वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है, मतलब 6 वेदांग है। ये 6 कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा अर्थात स्वर विज्ञान, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरक्त मतलब व्युत्पत्ति विज्ञान, छंद और आपका ज्योतिष आता है। ज्योतिष बोले तो खगोल विज्ञान। तथा संस्कृत के महान व्याकरण मतलब जो व्याकरण लिखने वाले थे पढ़नी की अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं तथा सूत्रों में लिखने की यह उत्कृष्ट कला जो है, इसमें जो चीज़ें लिखेंगे वो सूत्रों के माध्यम से लिखी गई हैं। तो सूत्रों में लिखने की यह उत्कृष्ट कला जो है चरम परिणित है। लिखने की जो ये सूत्रों में लिखा जाता है, तो सूत्रों में लिखने की यह जो उत्कृष्ट कला है या इसकी लेखन की चरम परिणित है, जिसमें प्रत्येक अध्याय बड़े सुनिश्चित रूप से परस्पर गुधा हुआ है तथा वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है तथा इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक साहित्य में कौन से आते हैं? ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषद। तो ये जो है ये आपके उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। पुराण जिनकी कुल संख्या जो है वो 18 है। मुख्यतः इसमें ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु हैं। 5 शाखाएं जो हैं पुराणों की विषय वस्तु हैं और ये 5 शाखाएं कौन सी हैं? पहला है सर्ग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरा है प्रतिसर्ग सृष्टि का प्रत्यावर्तन और प्रतिविकास, तीसरा है मनवंतर अर्थात समय की पुनरावृत्ति, चौथा है वंश राजाओं और ऋषियों की वंशावली, 5वां है वंशानुचरित अर्थात कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ। बाद में तीर्थों और उनके महात्म्य के वर्णन को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैन और बौद्ध साहित्य जो हैं ये प्राकृत व पाली भाषा में लिखे गए। किन भाषाओं में लिखे गए? प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए। जो पाली है, पाली संस्कृत भाषा का ही एक रूप था और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकांशतः इसी भाषा में अर्थात प्राकृत भाषा में लिखा गया है और पाली को प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है। प्राकृत क्या है? वो संस्कृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है, जबकि पाली जो है वो प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है, जिसका चलन मगध में था। कहाँ पर था? मगध में था। और अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो जैन साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं।
बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भाषा जो है श्रीलंका पहुंची, जो पाली भाषा वो श्रीलंका पहुंची और वहाँ एक प्रमुख भाषा बन गई। जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध कृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उनका संबंध बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। ऐसी 550 से अधिक कथाएं बताई गई हैं। तथा धर्मसूत्र स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनिमय निर्धारित हैं, और इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान व विधि निर्माण पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है, और इन्हें ही धर्मशास्त्र भी कहा जा सकता है। इनका संकलन 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इनमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य को अर्थशास्त्र, जो राजतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, मौर्य काल में लिखा गया था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो कि राजतंत्र से संबंधित है, यह मौर्य काल में लिखा गया, तथा यह पुस्तक जो है 15 अधिकरणों या अधिकरण बोलो तो अध्यायों में विभाजित है। तथा विभिन्न अध्याय जो है वो राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में। इसके बाद विशाख दत्त द्वारा रचित जो नाटक है, जिसका नाम है मुद्राक्षस, तो मुद्राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। तथा इसके अलावा कालिदास का नाटक जो मालविकाग्नि मित्रम है, तो मालविकाग्नि मित्रम पुष्यमित्र के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित है। तथा बाणभट्ट का हर्षचरित जो है वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। बाणभट्ट ने किस पुस्तक की रचना की, तो हर्षचरित, यह जो है ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तथा वाकपति जो कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित गौंडवहो नामक पुस्तक लिखते हैं। तो वाकपति क्या लिखते हैं, गौंडवहो लिखते हैं। किसके ऊपर लिखी जाती है, तो वाकपति जो कि कन्नौज के राजा थे, वाकपति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के ऊपर। इसी प्रकार बिल्हड़ द्वारा रचित जो है विक्रमांक देव चरित्र में उत्तरवर्ती चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के, मतलब विक्रमादित्य छठे के विजय का वर्णन है। विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे कि जयसिंह ने क्या लिखा था, कुमारपाल चरित्र। तथा हेमचंद्र, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम कुमारपाल चरित्र था। तथा इसको कुमारपाल चरित्र को दवाश्रय महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यायचंद का हमीर काव्य है। पदम गुप्त का नव शाह सांक चरित्र है। इसके अलावा बिल्लाल का भोज प्रबंध है। क्या है, भोज प्रबंध है। चंदवरदाई का पृथ्वीराज चरित्र या पृथ्वीराज राशो है। किंतु कल्हड़ द्वारा लिखित जो पुस्तक है राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। ऐतिहासिक अनुसंधान के उसके विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए उसे आधुनिक इतिहासकारों में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। तथा संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों कौन से चेल और पांड्य की संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर के 30,000 पंक्तियाँ कितनी हैं, कुल मिलाकर के 30,000 पंक्तियाँ हैं। और ये कविताएं 2 मुख्य समूहों में, कौन समूह है, एक है आपका पेदिने किल कडक्कू और दूसरा है आपका पत्तपातू। इसमें इन 2 समूहों में विभाजित किया गया है। इस साहित्य से लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक के घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा विदेशी विवरण के बारे में बात कर लेते हैं इतिहास लेखन के संबंध में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारियाँ विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती हैं। इन विदेशियों में यूनानी कौन शामिल थे, इनमें आपके यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तथा यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेशियस और हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। टेशियस यूनान का राजवैद्य था और उसने यूनानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध के बारे में वर्णन किया है। तथा सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो शामिल थे, इनमें थे आपके निरियाकस, ओनोसिक्रेटस और आपका अरिस्तोबुलस। क्या नाम था, अरिस्तोबुलस। इनके विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। तथा
सिकंदर के पश्चात के लेखकों में तीन राजदूतों के नाम महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? तो ये तीन राजदूत थे, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस। इनके नाम उल्लेखनीय जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। और इनमें से जो मेगास्थनीज है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, और इसने अपनी पुस्तक जिसका नाम इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। यद्यपि यह पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है तथा इसके कुछ अंश जो हैं उदाहरण के रूप में एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन आदि की कृतियों में प्राप्त हो जाते हैं। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने जो मिस्र में आ बसा था, लगभग 80 ईस्वी में भारतीय तट के पास अपनी व्यक्तिगत यात्रा के आधार पर पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिससे भारत के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है। तथा एक अन्य लेखक जिनका नाम था टॉलमी ने 2री शताब्दी ईस्वी में भारत का भूगोल लिखा। इसी तरह प्लिनी ने 1वीं शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तथा चीनी यात्रियों के बारे में बात करें तो चीनी यात्री जो हैं वो समय समय पर भारत आते रहे थे। वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे, इसलिए उनके विवरणों का जो कुछ झुकाव है कुछ हद तक बौद्ध धर्म की तरफ है। इन चीनी यात्रियों में 4 नाम काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है फाहियान, शुंगयून, वैनसांग का दूसरा नाम युआन चौंग भी था, और इत्सिंग। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में आता है, और उसने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। तथा सुंगयून जो है यह 518 ईस्वी में भारत आता है और अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। तथा चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व जो है वो आपका किसका है? वैनसांग का है, अथवा इसका दूसरा नाम जो है युआन च्वांग है, जो हर्ष के समय में 629 ईस्वी में भारत आता है तथा वह यहाँ लगभग 16 वर्षों तक रहा। और उसका यात्रा वृतांत जो है उसका नाम है शिवकी। उसका यात्रा वृतांत का नाम क्या है? शिवकी के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसमें 138 देशों का वर्णन प्राप्त होता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म तथा राजनीति पर प्रकाश पड़ता है। इसके मित्र अर्थात जो वैनसांग का मित्र था जिसका नाम था हुई ली ने वैनसांग की जीवनी लिखी, जो हर्षकालीन भारत की दशा के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इन बौद्ध यात्रियों की बौद्ध धर्म में अत्यधिक आस्था के कारण इसके विवरण कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हो गए हैं। उदाहरण के लिए वैनसांग ने हर्षवर्धन का वर्णन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में किया, जबकि अपने पुरालेखी अभिलेखों में हर्ष ने अपने आप को शिव का भक्त बताया है। तथा इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग जो है 671 ईस्वी में भारत आता है, और उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था अपने समय के भारत दशा का वर्णन किया है। तथा अन्य चीनी लेखकों में यदि बात करें तो इनमें 2 नाम महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका मा त्वान लिन और दूसरा नाम है चाउ जू हुआ। ये 2 नाम महत्वपूर्ण हैं। मा त्वान लिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में कुछ सूचना मिलती है, कि चाउ जू हुआ चोल इतिहास के विषय में सूचना देता है। कुछ अरबों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण छोड़े हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो अबू रेहान है, जिसे अलबरूनी के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म अर्थात खीवा में हुआ था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर लिया तथा 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद के ख्वारिज्म पर आक्रमण करने और जीतने के बाद अन्य लोगों के साथ अलबरूनी को भी बंदी बना लिया जाता है। तथा उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के महमूद गजनवी ने उसे राज्य जोशी के पद पर नियुक्त कर दिया। तथा उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। तो तहकीके हिंद में यहाँ के निवासियों का वर्णन किया है, किंतु उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उपर्युक्त लेखकों की चर्चा हम लोगों ने की, तो इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक जिनका नाम है तारानाथ, और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 12वीं शताब्दी में रहता है। तो तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथों, जिसके 2 ग्रंथ थे, एक था कंग्यूर और दूसरा था तंग्यूर। तो याद रखिएगा, कंग्यूर और तंग्यूर तारकनाथ तिब्बती बौद्ध लेखक थे।
तारानाथ, उनकी यह ग्रंथ थे। तो इन ग्रंथों में भारतीय इतिहास से कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, जिसने पूरी दुनिया की यात्रा की, तो याद रखिए कई बार पूछ लेता है मिलाने के लिए कि कौन सा यात्री किस देश का, तो मार्को पोलो के बारे में याद रखिएगा। यह जो है इटली का निवासी था, या इटली से आया हुआ यात्री था। तो इसने पूरी दुनिया की यात्रा की थी तथा 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आता है, और उसका वृत्तांत जो है वो पांड्य इतिहास के लिए उपयोगी है। उसने लिखा है कि भारतीय शासक अपना बहुत सा पैसा जो है घोड़ों की खरीद में बेकार कर देते थे। अब हम लोग एक स्रोत की बात किए, जिसके अंतर्गत हम लोग ने जो साहित्यिक स्रोत थे उनकी चर्चा की। अब हम लोग पुरातत्वीय जो स्रोत है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भारतीय इतिहास के स्रोत की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पुरातत्व जो होता है, वह पुरातत्व का मतलब वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए इन स्रोतों का उपयोग केवल 2 शताब्दी पहले ही हुआ है। इसी से हमें सिंधु सभ्यता जैसी नई संस्कृति का ज्ञान होता है। तथा पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। कौन कौन से? अभिलेखीय साक्ष्य, मुद्रा साक्ष्य और स्मारक साक्ष्य। तो सबसे पहले हम लोग अभिलेख की बात कर लेते हैं। तो इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और जो विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण होता है वो क्या होता है? लेख होते हैं। कहीं पर भी उत्कीर्ण जो लेख लिखवाए गए हैं वो आते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाए कहीं पर कि एपिग्राफी क्या होता है, तो यह उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। हिंदी में अभिलेखन शास्त्र भी कहा जाता है। लिखने की सबसे जो प्राचीन प्रणाली थी वो हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसलिए अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसको पढ़ा जा सका है। उसके अभिलेख जो है 4 लिपियों में। कौन सी 4 लिपियाँ? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी। तो ये 4 लिपियों में, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी में, तथा ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी में संशोधित कर दिया जाता रहा है। और इस प्रक्रिया से भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ, जिनमें दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों तथा उत्तर की नागरी, गुजराती और बांग्ला आदि लिपियाँ शामिल हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। तथा शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा था। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि 2री शताब्दी ईसा के मध्य में लिखा गया था, यह प्रांचल संस्कृत का एक प्राचीनतम उदाहरण है। तथा आगे चलकर समुद्रगुप्त का दरबार इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है, तथा पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख तथा भोज के ग्वालियर शिलालेख जो है ये प्रसिद्ध हुए हैं। इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अग्रहार क्या है, तो अग्रहार जो ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि मिलती थी उसे ही अग्रहार कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं सिक्कों के संबंध में। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, या हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद जो है सिक्कों को भी प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। तथा भारत के प्राचीनतम सिक्कों को, जो कि 5वीं से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबों के सिक्के भी पाए गए हैं। मतलब जो आहत सिक्के थे मेनली चांदी के हैं, परंतु कुछ जगह पर तांबे के भी आहत सिक्के मिलते हैं। इन्हें आहत क्यों कहा जाता है? तो इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मार कर विभिन्न प्रतीक चिन्ह या अंकित चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से लेकर के मगध तक और मगध से मैसूर तक और दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई भी शब्द, ये जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो आहत सिक्के थे इन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है। तथा साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? करसार्पण कहा गया है। तथा भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का जो यदि श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो यह श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद वंश शासकों को जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें उन 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। तथा कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। तो इस प्रकार से जो कुषाण शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए वो रोम शासकों की ही नकल पर चलाए थे। और ये 124
24 ग्रेन के थे तथा कुषाणों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। तो पूछा जाए कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो कुषाणों के द्वारा, इन्हीं के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भी जारी किए गए थे। तथा कुषाण शासक जिनका नाम था बिम कडफिशस, यह कुषाण शासक था बिम कडफिशस, तो इसके सिक्कों पर ये देखा जाए तो बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है और इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख जो है महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में किया है। इसके अलावा कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव आदि जो ये आपके कुषाण शासक थे, इनके इन इत्यादि के सिक्कों पर भी यही लेख अंकित हैं। तथा कुषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी और यूनानी देवी देवताओं के अलावा अनेक भारतीय देवी देवताओं की आकृतियाँ भी दर्शाई गई हैं। तो इस प्रकार से जो कुषाणों के जो सिक्के मिले हैं उनमें फारसी और यूनानी देवी देवता और भारतीय देवी देवता सबकी जो है आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। तथा गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का ही अनुकरण किया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों पर देखें यदि, तो इसे समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया। तो यह पूछा गया हुआ प्रश्न है कि किसको जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम भी प्रकट होता है। तथा समुद्रगुप्त तथा इसके अलावा कुमारगुप्त की मुद्राओं को से उसके अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है। तो ये समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं इनसे हमें यह भी सूचना मिलती है कि इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी कराया गया है या अश्वमेध यज्ञ जैसी किसी चीज़ की भी हमें सूचना प्राप्त होती है। तथा सातवाहन नरेश जिनका नाम था यज्ञ श्री शातकर्णी, इनकी मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित है जिससे उसकी समुद्री विजय तथा व्यापारिक उपलब्धियों का भी पता चलता है। इसके अलावा कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो व्याघ्र शैली की मुद्राएं हैं उससे उसकी काठियावाड़ के शकों पर विजय की सूचना उससे मिलती है। अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्मारक के संबंध में, जो कि इतिहास लेखन के स्रोत हैं। तो इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां इत्यादि आती हैं। इनमें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरातनता जो है वो आपकी 2000 वर्ष पीछे चली गई है। तथा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता था, जब तक ये खोज नहीं की गई थी, क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी। हाल के ही उत्खननों से पता चलता है कि काशी में लगभग 1500 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो याद रखिएगा, उत्खननों से क्या पता चला कि काशी में लगभग 1500 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग होने लगा था। तथा पुरातत्वीय उत्खननों से बौद्ध काल के तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या और वैशाली तथा बोधगया आदि नगर भी प्रकाश में आए हैं। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बुद्ध थे, बुद्ध ने तक्षशिला के अलावा बाकी इनमें से सभी स्थानों पर गए थे। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि ये नाम देकर कि इनमें से बुद्ध किन स्थान पर नहीं गए थे। तो याद रखिए कि बुद्ध जो है तक्षशिला नहीं गए थे, और बाकी अन्य जो ये स्थान थे आपके कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोधगया, यहाँ पर ये गए हुए थे। तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई। यहाँ से उद्यन का राजप्रसाद और एवं घोषिता राम नामक बिहार के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में पौंडीचेरी के समीप जो अरिकमेड़ू नामक स्थान है, यहाँ की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। तथा प्राग इतिहास के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियां बहुत पहले अर्थात लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी, और कश्मीर और नर्मदा घाटियों में ऐसे औजार व अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब जो ये बताते हैं कि 20 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा पुरातत्वीय खोजों से पता चलता है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा जो है वो 12,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंतर्गत, और जो ये हमारा पहला अध्याय था, इसमें हमने इतिहास के जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।